हेलो एवरीवन। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि डिफरेंट स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी क्या रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पर जो साइकोलॉजी के स्कोप हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उन स्कोप्स के ऊपर ही हम साइकोलॉजी को डिफरेंट फील्ड में यूज़ करते हैं और उसके आधार पर साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप की होती है। जैसे फर्स्ट आती है हमारे पास नॉर्मल एंड एबनॉर्मल साइकोलॉजी, दूसरी आती है जनरल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी, तीसरी आती है ह्यूमन एंड एनिमल साइकोलॉजी, फिर उसके बाद आती है लास्ट इंडिविजुअल एंड सोशल साइकोलॉजी। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एंड अब नॉर्मल। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मल और अब नॉर्मल में डिफरेंस क्या रहेगा। कुछ हमारे पास कुछ पैरामीटर्स रहते हैं जो डिफाइन करते हैं कि अंडर कि किसी का बिहेवियर जो है वो नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। हम किसी के बिहेवियर की अकाउंटेबिलिटी चेक करते हैं उन पैरामीटर के आधार पर, फिर हम बोल देते हैं कि इसका जो बिहेवियर है वो अब नॉर्मल है, ठीक है, वो या नॉर्मल है। तो इन नॉर्मल साइकोलॉजी वी स्टडी द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट जस्ट असेस द ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल में हम किसी के बिहेवियर को नॉर्मली चेक करते हैं कि वो जैसे मतलब कुछ नॉर्मल तो नहीं करता है कि जहाँ पे हंसने की बात है वहाँ पे रो रहा है, या कुछ जहाँ पे उसको बिहेवियर डेवलपमेंट में कोई दिक्कत रही है, या जो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण लैग कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। अब इन एबनॉर्मल साइकोलॉजी वी स्टडी द बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस टू नो द कॉजेज सिम्टम ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन बिहेवियर। इट इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मलिटी ऑफ बिहेवियर। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम किसी के भी मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर के लोग या बीइंग होती हैं, ठीक है। अब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी का उपयोग ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, किसी की भी बिहेवियर की एबनॉर्मलिटीज़ को दूर करने के लिए। हम उसको असेस करेंगे, हम देखेंगे कि क्या सोशल एनवायरनमेंट के कारण उसके बिहेवियर में चेंज आ रही है, या उसके कुछ पर्सनल इशूज़ हैं, या फैमिली इशूज़ हैं, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कुछ भी कारण रहा होगा उसके एबनॉर्मल बिहेवियर का, उनको हम असेस करेंगे, पता करेंगे, उनका कॉज पता करेंगे और उनको ठीक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारे पास जर्नल एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। In general psychology, the normal human behavior is studied under this branch. It concerns with the rule, principle, and theories of psychology. It covers fundamental law, principle underlining their functionalities. तो हम जनरल साइकोलॉजी में किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को जज करेंगे। फिर हम कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जो साइकोलॉजी के, उनको डिस्कवर करते हैं, उनके प्रिंसिपल को अंडरलाइन करते हैं कि इसकी जो बिहेवियर फंक्शनलिटीज़ हैं, उसकी जो सोशल ग्रोथ है या मेंटल ग्रोथ है, ठीक है, या जो उसका बिहेवियर है वो ठीक है नहीं है, ठीक है। और ये साइकोलॉजी के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल के ऊपर ही ध्यान देती है, ठीक है। और अप्लाइड साइकोलॉजी इज दी अप्लाइड साइकोलॉजी अप्लाइज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी इन द रियल लाइफ सिचुएशन। देयर आर सम ब्रांचेज ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। तो अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, हम तो जो साइकोलॉजी के लॉज एंड प्रिंसिपल हैं उनको किसी लाइफ सिचुएशन के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर अप्लाई करते हैं। वो देखते हैं कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, फिर आती है लीगल साइकोलॉजी, फिर आती है मिलिट्री साइकोलॉजी, फिर आती है हेल्थ साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या रहता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कंसर्न विद द academic performance, studies the role of various factors which influence learning processes in classroom setting। तो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो किससे, एकेडमिक परफॉर्मेंस कि कौन कितना अच्छा कर रहा है पढ़ाई में या कौन कितना मतलब लैग कर रहा है। इसमें जो मतलब जो वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं स्टडिंग को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, उनके बारे में हम पता लगाते हैं, ठीक है। और इसका जो मतलब एजुकेशन साइकोलॉजी का मेन फोकस रहता है वो किसके ऊपर रहता है, स्किल्स के ऊपर, एप्टीट्यूड के ऊपर और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो है एजुकेशन साइकोलॉजी एक लर्नर और टीचर के बिहेवियर को जज भी करती है, और ये डिफरेंट लर्निंग प्रोसेसेस से कंसर्न रखती है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंडर। उसके बाद हम बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट कंसर्न
with the study of various physical, psychological factors which influence the systematic change in the individual experience. किसी की भी ग्रोथ है वो पर्टिकुलर प्रोसेस में चलती है, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, पहले बेबी, चाइल्ड, फिर अडल्ट या टीन एज, फिर अडल्ट, फिर एडोलेसेंट, ऐसे ऐसे डिफरेंट स्टेजेस आती हैं ग्रोथ की या डेवलपमेंट की। तो ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है मतलब उन फैक्टर के ऊपर ज़्यादा कंसर्न करती है जो कि किसी की भी फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करती है, और जो चेंजेस आती हैं साइकोलॉजिकल और फिजिकल उनको जज करती है या उनको रिकॉर्ड करती है। मेन पर्पस ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब लीगल साइकोलॉजी कहते हैं, लीगल साइकोलॉजी को हम क्रिमिनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ये मतलब क्रिमिनल के बिहेवियर कि मतलब इसके बिहेवियर में क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं, इसको हम मतलब एबनॉर्मल साइकोलॉजी का टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बिहेवियर में एबनॉर्मलिटीज़ हैं, जब भी वो कुछ गलत किया है, ठीक है। बात करते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। मिलिट्री साइकोलॉजी क्या करती है, वो डील विद द वॉर एंड अदर मिलिट्री प्रॉब्लम्स। जैसे कोई मिलिट्री से सैनिक आता है, अब उसने लड़ाई में अपन क्या क्या देखा है, तो मतलब उसकी जो साइकोलॉजी क्या है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक टाइप ऑफ साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, वो है मिलिट्री साइकोलॉजी। मतलब कुछ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल रहेंगे जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाइड रहते हैं, ठीक। हेल्थ साइकोलॉजी फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑन द प्रोग्रेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। तो हेल्थ साइकोलॉजी में मतलब कुछ साइकोलॉजी के प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे जो किसी के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं, या उसके कुछ कॉजेज़ को दूर करेंगे या कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम उनको दूर करेंगे, और जो फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको पता करेंगे या उनको दूर करेंगे मतलब। और फिर आती है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी। इट कंसर्न विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी किससे कंसर्न करती है, ट्रीटमेंट से। जो कुछ डिसऑर्डर्स रहेंगे किसी के भी बिहेवियर में साइकोलॉजिकल, उनका ट्रीटमेंट करती है, उनको डायग्नोस करती है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की बात करें तो इट स्टडी द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप, जॉब सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में मतलब साइकोलॉजी के कुछ पर्टिकुलर लॉ हैं जिससे हम स्टडी करेंगे कि इसमें क्वालिटीज़, किसी इंसान में क्वालिटी है, सोशल बिहेवियर, लीडरशिप, और उसको मतलब अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन है, या वो इस काम को किसी मोटिवेशन के अंडर कर रहा है, या ज़बरदस्ती है मतलब बर्डन है, और जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। नॉट जैसे किसी को हम इंक्रीमेंट देते हैं, वो एक मीडियम हुआ, साइकोलॉजिकल मीडियम हुआ उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या उसको जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एनिमल साइकोलॉजी। सॉरी, इन ह्यूमन साइकोलॉजी वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग ओनली। अब इसमें जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर में मतलब जैसे आ गया चाइल्ड साइकोलॉजी, आ गया एडोलेसेंट साइकोलॉजी, आ गया अडल्ट साइकोलॉजी, आ गया। अब चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, ये स्टडी क्या करेगा, फिजिकल, मोटर, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। और ये उसके डिफरेंट बिहेवियर एस्पेक्ट को स्टडी करेगा इन चाइल्ड साइकोलॉजी। एडोलेसेंट साइकोलॉजी में क्या होता है, ये तो सबसे पहले ये इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 13 to 19 ईयर्स, और ये किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर्स रहते हैं। ये इसमें हम उनके बिहेवियर पैटर्न, पर्सनैलिटी पैटर्न को स्टडी करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास अडल्ट साइकोलॉजी। अडल्ट साइकोलॉजी में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, एक तो बिहेवियर की, फिर इसमें हम चेक करते हैं कि जो मेंटल लेवल है किस लेवल का है, और इस स्टेज में जो होता है वो मेंटल लेवल हायर लेवल, और बिहेवियर जो होता है मोस्ट मैच्योर रहता है, मतलब एक परिपक्व आदमी या इंसान होता है इस स्टेज में। और एनिमल साइकोलॉजी को हम कॉम्परेटिव साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें मतलब हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसको कंपेयर करते हैं एनिमल साइकोलॉजी में,
और एनिमल साइकोलॉजी एक प्रकार से यूज़फुल रहती है हमें ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि मतलब क्या डिफरेंस रहते हैं, कि कौन सी पर्टिकुलर स्टिमुलस हैं, कौन सी पर्टिकुलर साइकोमोटर या इमोशनल या इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट हैं जो हमारे को किसी एक इंसान को जानवर से अलग कर रहे हैं। एट लास्ट हम बात करेंगे इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी आल्सो known as differential psychology. It studies the intelligence, aptitude, attitude, achievement, race, sex, family, background and interest. तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी क्या हुआ कि वो अगर एक ग्रुप में से किसी एक को अलग कर रही है या उसके पर्टिकुलर, जैसे उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है और औरों से ज़्यादा है तो उसको जज करेगी, एप्टीट्यूड है अलग है, अचीवमेंट है सॉरी उसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या रहता है, और उसे सब हर एक इंसान का जो फैमिली बैकग्राउंड होता है वो अलग होता है, और उसके इंटरेस्ट भी अलग अगर डिफरेंट करेंगे तो मतलब डिफ्रेंशिएट करता है औरों को किसी एक को औरों से। और सोशल साइकोलॉजी डील विद द ग्रुप बिहेवियर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप ऑफ पीपल अमंग देम्स। और सोशल साइकोलॉजी क्या करता है, तो सोशल साइकोलॉजी जज करती है कि ये लोग सोशल वेलबींग है, उनका आपस में ग्रुप में बिहेवियर कैसा है, ठीक है, मतलब वो ग्रुप में काम करने के लायक है, जैसे कोई ग्रुप वर्क है वहाँ पे इफेक्टिव रहती है सोशल साइकोलॉजी। और वो किसी भी ग्रुप के पीयर ग्रुप के जो साथ में काम कर रहे हैं या किसी भी चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप कैसा है। तो आज हमने पढ़े डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी जो कि इंक्लूडेड है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में। थैंक यू।